ये है अबू धाबी, यूएई का कैपिटल और दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर शहर। नॉर्मली जब भी यूएई का नाम आता है तो लोगों के माइंड में दुबई का ख्याल आता है, वो ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेविश होटल्स और लग्जरियस रिसोर्ट्स। अबू धाबी को मोस्टली लोग इतिहाद एयरलाइंस की वजह से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो लोगों की तस्वीरें हैं। ये मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है, दुबई के रूलर। वही आदमी शेख राशिद से कहीं ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंसर है। इस पूरे पर्शियन गल्फ में जो कुछ भी हो रहा है, यूएई आज जिधर भी खड़ा है, दुबई की ये शान और शौकत और रौनक, इस सब में एक इंसान का हाथ है। ये है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, अबू धाबी के रूलर, यूएई के प्रेसिडेंट और गल्फ के सबसे पावरफुल और अमीर पॉलिटिकल लीडर। शेख मोहम्मद बिन जैद असल में है कौन? ये इतने पावरफुल कैसे हुए? और वो क्या चीज है जिसने अबू धाबी को इतना पावरफुल बना दिया है कि चाहे वेस्टर्न सुपर पावर्स हो, वर्ल्ड हो, एशियन कंट्रीज हो या इवन चाइना, हर कोई अबू धाबी के साथ रहना चाहता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। अबू धाबी की हिस्ट्री की बात करें तो 18वीं सदी से पहले यहाँ पर किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के कोई साइंस नहीं मिलते। हाँ, पर अबू धाबी के आसपास का ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर हजारों साल से छोटे छोटे कबीले रहते थे। उस वक्त सारे रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा ट्राइब था बनियास। खैर, 1761 में वहाँ के कुछ लोग ताजा पानी की तलाश में इधर आए और फिर इधर पर्शियन गल्फ की कोस्ट लाइन पर सेटल हो गए। इस एरिया को आज अबू धाबी कहते हैं। उस वक्त इनकी सारी इकोनॉमी समंदर से मोती ढूंढकर लाने और फिशिंग पे चलती थी। ये लोग समुद्र में गोते लगाते और मोती ढूंढ कर लाते और फिर यहाँ से ये मोती ईरान और इंडिया की मार्केट्स में भेजे जाते। मुंबई उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पहल मार्केट थी, जहाँ पर ये सारी मोती पॉलिश करके यूरोप और टर्की में भेजे जाते थे। बस इसी से इन लोगों का गुजर बसर हो रहा था और हालात ओवरऑल अच्छे खासे खराब थे। रेगिस्तान में कुछ उगता तो था नहीं और सिवाय मछली और खजूर के और कुछ खाने पीने के भी नहीं था। इसीलिए कई 100 साल तक अबू धाबी की पॉपुलेशन बहुत ही कम रही। उसी जमाने में अबू धाबी को एक और धचका लगा जब जापान में हाई क्वालिटी के पॉलिश आर्टिफिशियल मोती बनाने शुरू कर दिए और नतीजातन अबू धाबी की पर्ल इंडस्ट्री डिमांड बहुत ही खत्म हो गई। अब हालात बहुत खराब हो चुके थे, हर तरफ गरीबी और भूख के डेरे थे और यह हालात सिर्फ अबू धाबी के ही नहीं बल्कि दुबई, शारजाह, अजमान और इवन सऊदी अरेबिया के हालात भी इससे कुछ डिफरेंट नहीं थे। फिर 1978 में इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर्स हो गए और फिर सारी वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस सऊदी अरब की तरफ हो गया। उस वक्त अबू धाबी के रूलर शब्दुत बिन सुल्तान अल नहयान थे। सऊदी अरब में ऑयल की डिस्कवरी को देखते हुए उन्होंने वेस्टर्न कंपनी को फुल परमिशन दे दी कि वो अबू धाबी में भी ऑयल के रिजर्व्स की खोज लगाए। मगर अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और ये एक्सप्लोरेशन का काम रुक गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुई और इसीलिए तेल की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए वेस्टर्न कंपनीज ने एक बार फिर अबू धाबी में तेल की खोज का काम तेज कर दिया और फिर 1958 में अबू धाबी में ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी अबू धाबी के हालात नहीं बदले क्योंकि शेख तेल से मिलने वाले पैसों को लेकर कुछ ज्यादा ही केयरफुल थे। उन्होंने ये लगता था कि ये ऑयल रिजर्व्स बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है और अबू धाबी को बहुत सालों बाद ये रिजर्व्स मिले हैं, तो अगर ये एक्सप्लोरेशन इसी तेजी के साथ जारी रखी गई तो कहीं ये रिजर्व्स खत्म ना हो जाए। उन्हें शायद उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं था कि अबू धाबी के पास दुनिया के 6ठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। एक तरफ सऊदी अरब बिलियन ऑफ डॉलर्स का ऑयल अब एक्सपोर्ट कर रहा था और इधर इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद अबू धाबी के हालात सिर्फ इतने ही बदले थे कि कुछ सड़कें और फुटपाथ पक्के बन गए थे। लेकिन फिर आया गल्फ का टर्निंग पॉइंट। इस शख्स ने गल्फ को आज इस मुकाम पर पहुंचाया और इसीलिए इन्हें वालिद अल अम्मा मतलब फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है। शेख जायद अपने भाई से टोटली डिफरेंट थे। वो इस तेल की डिस्कवरी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें लगता था कि यह डिस्कवरी इस पूरे गल्फ रीजन की तकदीर बदल सकती है। शेख जायद एक बहुत ब्रॉड विजन के मालिक थे। उन्हें इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर इस सारे रीजन को आगे बढ़ना है तो इन सारे सिटीज को यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता था कि अबू धाबी तेल का पैसा एंजॉय करे और उसके पड़ोसी गरीबी और भूख में रहे।
क्योंकि अबू धाबी जितना तेल इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं था। और ये वही टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर भी ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो मजीद इन सारे कंट्रीज को रूल नहीं कर सकती। और फिर दिसंबर 1971 में ब्रिटेन इस रीजन से चला गया और शेख जायद की लीडरशिप में 6 स्टेट्स के मिलाप से एक नया कंट्री वजूद में आया, जिसे आज हम यूएई के नाम से जानते हैं। इन 6 स्टेट्स में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कुवैन और फुजेरा शामिल थे। शेख जायद ने सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज पर पैसा खर्चना शुरू किया। रोड नेटवर्क की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, जो अबू धाबी को आसपास के विलेजेस से कनेक्ट करने वाली थी। बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। अबू धाबी के नॉर्थ में कोस्ट लाइन के साथ समुद्री तूफान से बचने के लिए एक दीवार बनाई गई। इसके बाद शेख जायद ने अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पुलिस, आर्मी, जो भी बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, उन सबको स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी गई। अब क्योंकि दुबई के पास ऑयल के बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं थे, तो शेख जायद ने दुबई के रूलर अल मक्तूम बिन राशिद को ये मशवरा दिया कि वो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और 2 चीजों के जरिए दुबई की तकदीर बदले। एक दुबई का सी पोर्ट और दूसरा टूरिज्म। अबू धाबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दुबई को अच्छी खासी फंडिंग दी और फिर आहिस्ता दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जब एक और पर्सनालिटी भी इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, शेख जायद बिन सुल्तान के तीसरे बेटे, जो आगे चलकर यूएई के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद बिन जायद उस वक्त 11 साल के थे, मगर वो बहुत ध्यान से अपने फादर और उनकी पॉलिसीज को एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे तेल का पैसा आने के बावजूद शेख जायद बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ चल रहे थे। इसके पीछे विजन ये था कि फ्यूचर में अगर तेल कम भी हो जाए तो अबू धाबी के पास इतनी इनकम स्ट्रीम्स हो कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की डेट में अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है। इनमें से 900 बिलियन डॉलर सिर्फ अबू धाबी के सिटीजन्स के लिए। मतलब अगर हम 900 बिलियन डॉलर्स को 3 लाख से डिवाइड करें तो अबू धाबी के हर लोकल के हिस्से में 3 मिलियन डॉलर्स आते हैं। इस हिसाब से अबू धाबी के लोकल्स दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। और ये अमीरी इसलिए है कि शेख जायद की गाइडेंस में इस फंड में ऑयल से आने वाले एक्स्ट्रा पैसे को रियल एस्टेट से लेकर इक्विटी फंड, होटल्स, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्री और बैंक्स में भी इन्वेस्ट किया। और इसीलिए जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो अबू धाबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी का एग्जाम्पल है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और दुबई की इकोनॉमी क्लैप्स कर गई, तो अबू धाबी ने $10 बिलियन का लोन लेकर दुबई को बेल आउट किया। और इसी के बदले में दुबई की इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा किया गया। आज भी दुबई का डेट करीबन $90 बिलियन है, जिसमें से $20 बिलियन तो सिर्फ अबू धाबी से लिया हुआ लोन है, जो दुबई ने अभी तक वापस नहीं किया। तो ये थी अबू धाबी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी तो 2 और चीजें हैं जिनकी वजह से अबू धाबी पूरे गल्फ पर बाजी ले गया है। मोहम्मद बिन जायद की जिंदगी का एक बड़ा पोर्शन मिलिट्री में गुजरा है। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अमीराती एयरफोर्स ज्वाइन की और फिर 1991 में जब सदाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया तो इराक के खिलाफ सारी मिलिट्री स्ट्रगल को उन्होंने ही लीड किया। शायद इसी आर्मी बैकग्राउंड की वजह से मोहम्मद बिन जायद को ये जुनून हुआ कि वो अमीराती आर्मी को अरब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी बनाए। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि यूएई को वेस्ट में लिटिल स्पार्टा भी कहा जाता है। और इसकी वजह यह है कि यूएई के पास अरब वर्ल्ड की सबसे वेल ट्रेन्ड और सबसे अच्छी 60,000 फौजियों की आर्मी है। एमिरेट्स का एनुअल मिलिट्री बजट $20 बिलियन है। और अभी रिसेंटली यूएई ने अमेरिका से थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है, जो दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगाया था और इसकी वजह से उसके और चाइना के बीच अच्छी खासी टेंशन भी हो गई थी। यूएई सऊदी अरब के बाद अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूएई की आर्मी 2003 के बाद से बहुत एक्टिवली डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि सोमालिया, यमन, इजिप्ट और इवन लीबिया में ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो रही है। इसके अलावा यूएई में सारे मेडिकली फिट अमीराती मर्दों के लिए नेशनल मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग लेना मस्ट है। और सिर्फ आर्मी ही नहीं
बल्कि यूएई की पुलिस भी दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड और ट्रेन्ड पुलिस फोर्स है। अभी 2003 में अबू धाबी को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और इसी सिक्योरिटी की वजह से आज यूएई दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, कमर्शियल, टूरिस्ट और लॉजिस्टिक सेंटर बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट अबू धाबी की लीडरशिप को जाता है, जिन्होंने जबरदस्त प्लानिंग के थ्रू ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है कि आज हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर आपको दुबई या अबू धाबी में मिलेगा। यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये भी है कि मोहम्मद बिन जायद वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ है। उनके मुताबिक अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए रेडी ही नहीं है और अगर डेमोक्रेसी को मौका दिया गया तो कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इलेक्शन जीतकर यूएई की सारी प्रोग्रेस तबाह कर देगा। और यही वजह है कि मोहम्मद बिन जायद एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के जरिए सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी की वजह से आज अबू धाबी, यूएई और इवन पूरे गल्फ की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंट्रोल कर रहा है और इन्हीं दो चीजों की वजह से मोहम्मद बिन जायद आज डिफरेंट कंट्रीज के साथ जबरदस्त डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, यूथोपिया, चाइना, रशिया, हर कंट्री की टॉप लीडरशिप मोहम्मद बिन जायद की लीडरशिप में यूएई के साथ प्लेन्स साइन कर रही है, क्योंकि इतने पैसे और पावर के साथ वो पर्शियन गल्फ में सारी बड़ी सुपर पावर्स के लिए एक हॉट फेवरेट लीडर है। तपते हुए रेगिस्तानों में गरीबी और भूख के गहरे बादलों में जिस तरह दुबई और अबू धाबी को खड़ा किया गया है, वो अपनी मिसाल है। पैशन, कमिटमेंट और अपने लोगों से वफादारी वो चीज है जो रेगिस्तान को भी गुलिस्तान बना देती है। क्या मोहम्मद बिन जायद और राशिद बिन मखतूम के बाद आने वाले भी इसी लगन से अपने लोगों के लिए काम करेंगे? ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।